Hello student, I am Suman Ghosh. Today I discuss about class 9th history chapter 3. I have already discussed about class 9th history chapter 1 and chapter 2 and also describe geography chapter 1 and chapter 2. And I have completed my full course, your class 9 social science. So please subscribe my channel, The Source of Wisdom, and click the bell icon. सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लासेस। ये देखो, ये थर्ड चैप्टर का ये फोर्थ वीडियो है। मैं ऑलरेडी बनाया हूँ थर्ड चैप्टर का 3 वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ। तो आप लोग पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो देखिए, फिर ये फोर्थ वीडियो स्टार्ट करिए। देखो, फोर्थ वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इंग्लैंड में जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसके बारे में, और अमेरिका का वार के बारे में, और इंडिपेंडेंस के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांस रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। फ्रांस रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांस में जो पुनर्जागरण, यानी कि पुनर्जागृत होने का जो सिस्टम है, ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था किस टाइम से लेकर किस टाइम तक। देखो, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1789 टू 92 तक, 1789 से लेकर 92 तक फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया। और रिवॉल्यूशन आने के बाद उसी जगह में इंडिपेंडेंट मिला। इससे पहले क्या था, राजा लोगों ने राज किया उसी जगह में, और राजा लोगों ने राज करने के बाद उसी जगह सभी लोगों को राइट्स मिला और इंडिपेंडेंस मिला, डेमोक्रेसी मिला। जैसे देखो, अमेरिका का जो जब वार हुआ था, इनकी युद्ध हुआ था, इंग्लिश रिवॉल्यूशन एंड द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका और इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन हुआ, उन लोगों को डेमोक्रेसी मिल गया। उन लोगों को डेमोक्रेसी मिलने के बाद फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ और फ्रांस में भी डेमोक्रेसी मिला। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, इट इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द इवेंट दैट हैड द मोस्ट वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह ले लिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखो, लाइक इंग्लैंड, फ्रांस वाज ए ऑटोक्रेटिशियन स्टेट इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में इंग्लैंड, फ्रांस ये दोनों ही ऑटोक्रेटिशियन था, यानी कि एक नायक तंत्र, अकेला राज करने वाला कोई राजा था और राजा लोगों ने राज किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में डेमोक्रेसी मिला। अब देखो, 17th सेंचुरी में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सभी जगह में अकेला कोई राजा ने राज किए हैं। राज करने के बाद ये राजा लोगों का जो परमिशंस है, टैक्स बढ़ाने का जो तरीका है, जो डिसीजन है, ये डिसीजन पहुंचाने का जो एक माध्यम था, जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम था, उसी को बोलते हैं स्टेट जनरल। जैसे इंग्लैंड में ऑलरेडी आप लोग पढ़े हो, इंग्लैंड में राजा लोगों का जो परमिशन है, टैक्सेस बढ़ाना है या घटाना है, ये सब कुछ बताने एक जगह में बताते थे, उसी का नाम था पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को 2 हाउस में डिवाइड किया गया था। तो इस जगह में ऐसा ही देखो, जैसा पार्लियामेंट था, नेम बस चेंज है, ठीक है। तो इस जगह में देखो क्या बोलते हैं, इस जगह में राजा लोगों का जो डिसीजन है, जो परमिशंस है, ये सब कुछ बताने के लिए देखो, हेयर्स टू द किंग फॉलोड द प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग परमिशन। कुछ परमिशन लेना है फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बिफोर लिविंग ए न्यू टैक्स, कुछ नया टैक्स कलेक्ट करना है। एंड असेंबली कॉल्ड द स्टेट जनरल, उसी को कहा जाता है स्टेट जनरल। जो इंग्लैंड में कहा गया था पार्लियामेंट, सिस्टम सेम ही है लेकिन नेम बस चेंज है, और ये नेम है स्टेट जनरल, ठीक है। इसे स्टेट जनरल कहा जाता है। जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउस था, इस जगह में देखो 3 हाउस है, यानी कि 3 स्टेट है। स्टेट जनरल 3 स्टेट जनरल है। तो देखो, फर्स्ट स्टेट जनरल में कौन लोग है, फर्स्ट स्टेट जनरल में है जो चार्च लोग है, जो चार्च में पूजा करने वाला जो पंडित लोग है, वही है फर्स्ट स्टेट में। और सेकेंड स्टेट में था एरिस्टोक्रेसी, यानी कि एरिस्टोक्रेसी और लैंड ओनर्स लोग हैं सेकेंड स्टेट में। और लास्ट में क्या है देखो, यानी कि एरिस्टोक्रेसी और लैंड ओनर्स, यानी कि जमींदार लोग है, सेकेंड में है जमींदार लोग, और फर्स्ट में है पंडित लोग, और लास्ट में है कॉमन पीपल। कॉमन पीपल में कौन कौन है देखो, बिग मर्चेंट, ट्रेडर, कोर्ट स्टाफ, लॉयर, ये सभी लोग लास्ट में है। पीजेंट, आर्टिसियन, स्मॉल फार्मर, लैंडलेस लेबर, सेवर्ट्स, ये सभी है, ये कॉमन पीपल है, ये थर्ड स्टेट में। और फर्स्ट स्टेट में क्लेगरी, यानी कि चर्च में पूजा करने वाला जो पंडित लोग है, वही पोप लोग है। सेकेंड में एरिस्टोक्रेसी, यानी कि जमींदार, और लास्ट में ये दोनों को छोड़ के जो कॉमन पीपल है, काम करने वाला है, किसान,
किसान है, आर्टिसियन है, वर्कर है, लेबर है, ये सभी है लास्ट में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेट में, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में पॉपुलेशन है 2.5% पीपल है 2.5% है। ये दोनों मिला के टोटल पॉपुलेशन है 2.5%। ठीक है, और ये लास्ट में जो है थर्ड स्टेट में, सिर्फ थर्ड स्टेट में है 97.5% है, यानी कि थर्ड स्टेट में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। थर्ड स्टेट में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अब देखो द पीपल ऑफ फर्स्ट टू स्टेट एंजॉय सर्टेन लीगल प्रिविलेज। आप देखो ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के बारे में आप लोग पढ़े हो, फर्स्ट स्टेट में है पंडित लोग और सेकेंड स्टेट में जमींदार लोग। ये जमींदार और क्लैगरी लोग यानी कि पंडित लोग राज चलाएंगे किन लोगों के ऊपर? राज चलाएंगे ये 97.5% जो कॉमन पीपल है, किसान, वर्कर, लॉयर, ट्रेडर, स्मॉल फार्मर, ये सभी लोगों के ऊपर राज चलाएंगे 2.5% लोग, यानी कि जमींदार और चर्च में रहने वाले पंडित लोग। फिर क्या हुआ देखो 18th सेंचुरी में ऐसा हुआ था कि बाय द टर्न ऑफ 18th सेंचुरी द फ्रेंच पीपल वर फेड अप टू डेस्पर्ट बिहेवियर। इन लोगों का बिहेवियर से, यानी कि चर्च का पंडित लोगों का बिहेवियर से और जमींदार लोगों का बिहेवियर से पूरा त्रस्त हो गया था। यानी कि पूरा इन लोगों का जो दिमाग था ये खराब करने वाला, दिमाग खराब करने वाला बात कहने लगे। इन लोगों का जो बिहेवियर था खराब बिहेवियर है, पंडित लोगों का भी बिहेवियर खराब है, और जो जमींदार लोग हैं उन लोगों का भी जो डिसीजन है ये मतलब कुछ गंदा तरीका का है। तो ये थर्ड स्टेट लोगों का पसंद नहीं था, बिहेवियर बहुत खराब था फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का। इस कारण के लिए फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में रहने वाले लोगों के ऊपर थर्ड स्टेट में रहने वाले लोग त्रस्त हो गया था और विरोध करना स्टार्ट किया 18th सेंचुरी में। फिर क्या हुआ देखो, दे ऑल्सो मेड अप टू अनपेड लेबर। ये लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए? अनपेड वर्क, यानी कि अनपेड लेबर, यानी कि किसी को काम करवा रही है लेकिन पैसा नहीं दे रही है, ऐसा करना भी स्टार्ट कर दिए हैं सेकेंड स्टेट में रहने वाले लोग। फिर क्या हुआ देखो, द किंग एंड हिज ऑफिशियल वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लिव न्यू टैक्सेस। कुछ नया टैक्स बनवाना है। No sparing if an item daily consumption use, the king would give monopoly right to sell the daily commodities of his favorite. They hike prices as and when they wished. अब देखो इस जगह में क्या बता रही है कि अगर राजा को पसंद नहीं है तो राजा किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ा सकते हैं, किसी भी चीज़ का प्राइस कम भी कर सकते हैं। तो राजा के हाथ में सब कुछ है, तो राजा अपना विश यानी कि जो पसंद है मन पसंद करना स्टार्ट कर दे। डेली कंजम्पशन, जो डेली नीड ज़रूरत है, सभी चीज़ का प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दी है राजा ने। फिर क्या देखो, फ्रेंच मिडिल क्लास लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किए हैं और फ्रेंच मिडिल क्लास के कॉमन पीपल लोग ज़्यादा प्रभावित हुए थे जॉन लॉक और रूसो से। जॉन लॉक, रूसो, डेट्रोइट एंड अदर थिंकर, इन लोगों से ज़्यादातर प्रभावित हुए थे इन लोगों ने, और ये प्रभावित होने के बाद लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। उसी टाइम में फ्रांस का जो राजा है, लुईस 16, फ्रांस का जो राजा है लुईस 16, क्या हुआ देखो, लुईस 16 का वाज द फ्रेंच थ्रोन ही फेस्ड ए फिनेंशियल क्राइसिस इन 1774। 1774 में फ्रांस का जो राजा है लुईस 16, इसका फिनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था। तो किस कारण के लिए फिनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था देखो, द वार्स द कंट्री was fighting including helping the American were putting a heavy financial burden on the state। अब देखो क्या किए हैं, जो फ्रांस का राजा है लुईस 16 ने क्या किए हैं, अमेरिका को ज़्यादातर पैसा हेल्प किए हैं, और ये हेल्प करने की वजह से अपने पास और थोड़ा सा भी पैसा नहीं बचा, पूरा पैसा ख़त्म हो गया राजा के पास। और राजा का नाम क्या है, लुईस 16 के पास पूरा पैसा ख़त्म हो गया 1774 में। किस कारण के लिए ख़त्म हुआ था, क्योंकि अमेरिका को युद्ध के टाइम अमेरिका को हेल्प किया है पैसा देते हुए, इस कारण के लिए फ्रांस के पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं बचा लुईस 16 के पास। फिर क्या किया देखो, द किंग फेल्ड टू रिसॉल्व दिस क्राइसिस। ये पूरा क्राइसिस को ठीक करने के लिए लुईस 16 ने क्या डिसीजन लिए है कि मुझे टैक्स थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, मुझे कॉमन पीपल के ऊपर थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देना चाहिए, तब ये पैसा मुझे आ जाएगा और मुझे कुछ परेशानी या कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या, मोर टैक्सेस, यानी कि टैक्स और ज़्यादा लेना होगा मुझे, तब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखो बात क्या है, ये तो करने से पहले मीटिंग बुलाना होगा,
जिसे स्टेट जनरल कहा जाता है। तो राजा ने भी ऐसा ही किया है पहले। द किंग कॉल्ड मीटिंग, एक मीटिंग बुलाई है स्टेट जनरल में, जिस स्टेट जनरल में 300 फास्ट स्टेट में क्या है, पंडित लोग है, 300 लोग है, ये क्लैगरी यानी कि पंडित, और 300 है, 300 पंडित और 300 है सेकेंड स्टेट से भी 300 है। तो सेकेंड स्टेट में जो जमींदार, लैंड ओनर्स और एरिस्टोक्रेसी अभिजात वर्ग है, ये सेकेंड स्टेट में है। और देखो लास्ट स्टेट में जिस जगह में 97.5% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, उनमें से 600 लोगों को चुना गया ये डिसीजन लेने के लिए। ये मीटिंग में बुलाया गया। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट हैड सेंट 3 डेलीगेट्स एंड थर्ड स्टेट सेंट 600 डेलीगेट्स। ठीक है, अब देखो ये जो 600 डेलीगेट्स को बुलाया गया, फर्स्ट और सेकेंड से 300 करके, और 600 बुलाया गया थर्ड स्टेट में। अब देखो थर्ड स्टेट में जो 600 लोगों को बुलाया गया था, उसमें से मोस्ट ऑफ वेल्थी एंड लर्न द मिडिल क्लास, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है थर्ड स्टेट में, तो उन लोगों को बुलाया गया था। और देखो उसी जगह में वोट देने का हक नहीं मिला, या ये डिसीजन राजा ले रही है, सही ले रही है कि नहीं, ये सभी वोट देने का हक नहीं मिला, यानी कि डिसीजन में थोड़ा सा भाग लेने का हक नहीं मिला है। वोमेन, पीसेंट एंड आर्टिसन, महिला लोगों को और किसान लोगों को और आर्टिसन लोगों का थोड़ा सा भी हक नहीं मिला। फिर क्या हुआ, देखो 40,000 लोगों ने एक कॉम्प्लेंट लिखा, एक पेपर में सभी लोगों ने कॉम्प्लेंट लिखा, और ये कॉम्प्लेंट पेपर सबमिट किए हैं स्टेट जनरल में। जिस जगह में ये मीटिंग चल रहा है उसी जगह 40,000 लोगों ने कॉम्प्लेंट लिख कर दिए हैं राजा के विरोध। फिर क्या हुआ देखो, फिर एज वी हैव शोन ईच स्टेट हैव द राइट टू वन वोट अकॉर्डिंग टू द रूल, ये रूल के अनुसार सभी लोगों को वोट देने का हक मिलना चाहिए। बट द थर्ड स्टेट डिमांडेड द वोटिंग शुड बी कंडक्टेड फुल असेंबली दिस टाइम व्हिच वुड हैव ईच डेलीगेट वन वोट साइंड देयर हैंड। अब देखो क्या बता रही है, थर्ड स्टेट में वोट देने का हक ही सभी लोगों को नहीं मिला, सभी लोगों को वोट देने का हक ही नहीं मिला। अब देखो इसी टाइम क्या हुआ था, दिस वाज ए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्वांटेड इन रूसोस बुक, ये रूसोस बुक से यहाँ का लोग ज़्यादातर प्रभावित हुए हैं। उसी बुक का नाम क्या है, ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसोस का जो बुक है, इसी बुक से ज़्यादातर लोग प्रभावित हुए हैं। द किंग टर्न डाउन द प्रपोजल, द थर्ड स्टेट डेलीगेट प्रोटेक्टेड एंड वर्कड आउट ए असेंबली। अब देखो ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल किसके पास दिए है, ये 40,000 कॉम्प्लेन लिखकर दिए हैं राजा के पास। थर्ड स्टेट के लोग राजा के पास 40,000 कॉम्प्लेन जमा किए हैं। फिर क्या हुआ देखो, दे बिलीव दैट वेर ट्रू स्पीकर परसेंट ऑफ फ्रेंच पीपल, सो दे अनाउंस द ओन नेशनल असेंबली। लेकिन इन ये 40,000 लोगों का बात नहीं सुने हैं राजा ने नहीं सुने हैं। तो इन लोगों ने क्या बताया है, थर्ड स्टेट में रहने वाले कॉमन पीपल, जो आर्टिसियन, स्मॉल फार्मर और देखो ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, ये जो थर्ड में है, लॉयर्स, ये सभी है, इन लोगों ने क्या सोचे है कि हम लोग अपना नया कानून बनाएंगे। थर्ड स्टेट के लोग अपना नया कानून बनाएंगे, ये सोचे है। जून 4, 1789 में दिस डेलीगेट असेंबल्ड इन द इंदौर टेनिस कोर्ट इन द सिटी ऑफ वर्सेलिस। और इन लोगों ने क्या सोचे है कि हम लोगों का जितना टाइम तक नया कानून बनाया जाएगा, हम लोग वर्सेलिस, ये फ्रांस का एक जगह है वर्सेलिस में एक असेंबली चलाएंगे और एक समझो भूख हड़ताल चलाएंगे, वर्सेलिस इंडोर टेनिस कोर्ट में एक ये लोगों ने देखो इंडोर टेनिस कोर्ट में एक भूख हड़ताल स्टार्ट कर दिए हैं, जो वर्सेलिस में है, फ्रांस का वर्सेलिस में इंडोर टेनिस कोर्ट में एक भूख हड़ताल स्टार्ट कर दिया है इन लोगों ने। अगर इन लोगों का अपना असेंबली नहीं बनाया जाएगा, अपना कानून नहीं बनाया जाएगा, तो ये लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, इसी जगह में भूख हड़ताल चलाएंगे ऐसे ही। तो उसी टाइम क्या हुआ फिर देखो, दिस वर प्लेग द असेंबल कंटिन्यूड अंटिल प्रिपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन द कर्टेल द पावर ऑफ द किंग। उन लोगों ने क्या बोला है कि ये
किंग का यानी कि राजा का पावर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा जिस जगह में राजा का जो पावर है वो कम कर दिया जाए, ऐसा कानून बनाना होगा। द नेशनल असेंबली नाउ कॉल्ड नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसी असेंबली का नाम रखा जाएगा नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जिस जगह में गॉट डाउन टू वर्क प्रिपेयरिंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिस जगह में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, डेमोक्रेटिक मीन्स सभी लोगों को राइट्स देने वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। फिर क्या हुआ देखो, फिर ये कॉमन पीपल लोग तो विरोध करना स्टार्ट कर दिए हैं, कॉमन पीपल लोग विरोध करना स्टार्ट कर दिए हैं। किन लोगों का? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के यानी कि पंडित लोगों का, और जो सेकंड में है जमींदार लोगों का। तो क्या हुआ देखो, ये थर्ड स्टेट में रहने वाले लोग तो विरोध करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसी टाइम सेकेंड स्टेट में रहने वाले लोग ये कॉमन पीपल के विरोध लड़ाई स्टार्ट कर दिए हैं, कॉमन पीपल के विरोध लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर उसी टाइम क्या हुआ देखो, एट दैट टाइम आइटम ऑफ डेली कंजम्पशन, राजा ने क्या किया, सभी चीज़ का प्राइस बढ़ा दिए हैं, और उसी टाइम कोल्ड वेदर आ गया, अब देखो कोल्ड वेदर आने की वजह से क्या हुआ, कोल्ड वेदर आने की वजह से उसी एरिया का जो क्रॉप था वो ख़राब होने लगा, और क्या हुआ, उसी जगह का जो शॉप था, ये शॉप भी मतलब पूरा ख़त्म होने लगा, उसी एरिया में जितना सारा शॉप था। फिर क्या हुआ देखो, क्या हुआ, उन राजा ने ये आंदोलन को रोकने के लिए, यानी कि भूख हड़ताल को रोकने के लिए, ये भूख हड़ताल को उसी जगह का राजा ने यानी कि लुईस 16 ने रुकने के लिए क्या किया देखो, उसका आर्मी को भेजे हैं, आर्मी लोगों को भेजे हैं। जुलाई 14, 1799 में उसका आर्मी को भेजे हैं। द कमांडर ऑफ द फोर्ट वाज किल्ड एंड द प्रिजनर वर सेट फ्री। उसी जगह में राजा का जो कमांडर है, कमांडर का डेथ हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, थर्ड स्टेट वालों को सब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिला है, इस कारण के लिए लोग भूख हड़ताल स्टार्ट किए हैं। कहाँ पर स्टार्ट किए हैं? इंडोर टेनिस कोर्ट ने, इंडोर टेनिस कोर्ट जो वर्सेलिस में है, फ्रांस का वर्सेलिस में है, ठीक है। तो देखो फिर ये बात को नहीं सुने हैं कि अपना नया कानून बनाएंगे। फिर राजा क्या किए हैं, अपना राजतंत्र को बचाने के लिए अपना आर्मी फौजी को भेजे हैं, लड़ाई करने के लिए, आंदोलन रोकने के लिए। फिर क्या हुआ देखो, राजा का जो कमांडर है, कमांडर का डेथ हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे। देखो, इंस्पायर्ड बाय द स्टॉर्मिंग ऑफ Basaltic, the people in many other towns and cities of France joined the Protestant, took power in their own hand। अब देखो क्या हुआ, ये लड़ाई होने के बाद क्या फ्रांस का ज़्यादातर जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल के लोगों ने कानून को अपना हाथ में ले लिया, मतलब देखो कुछ खुला जगह में, मतलब सभी लोगों के पास सामने मर्डर कर दिया, इसी को बोलते हैं कानून को अपना हाथ में ले लिया। तो ये सभी लोग लड़ाई करने लगा, विद्रोह करने लगा, और कानून को अपना हाथ में ले लिया इन कॉमन पीपल लोगों ने। फिर क्या हुआ देखो, द पीजेंट रिबेल्ड अगेंस्ट द फ्यूडल लैंड लॉस। पीजेंट पूरा रिबिलियन यानी कि पूरा लड़ाई करने में पूरा मत हो गया था, किन लोगों का? लैंड लॉर्ड यानी कि जमींदार लोगों के विरोध लड़ाई करने में। फिर क्या हुआ देखो, द रमर स्प्रेड द फ्यूडल लॉर्ड वेर प्रिपेयरिंग एन आर्मी टू डिस्ट्रॉय द पीजेंट एंड देयर क्रॉप। इसी टाइम एक अफवाह फैलने लगा चारों तरफ कि जो जमींदार लोग क्या कर रही है, राजा का जो सेना है, उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिए हैं, पीसेंट यानी कि गरीब किसानों का क्रॉप खराब कर दे रही है, ये चारों तरफ अफवाह फैलने लगा। फिर क्या हुआ देखो, अगर किसान लोगों का क्रॉप खराब कर देगा तो कैसे जिएंगे ये लोग? तो किसान लोग पूरा और लड़ाई में और ज़्यादा लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। और क्या क्या इन लोगों ने देखो, fight and but instant the peasant armed themselves with sickly and spaded invented the places of the landlord. They looted granaire and burnt the land document। तो किसान लोगों ने क्या किया देखो, जो लैंड डॉक्यूमेंट था जमींदार लोगों के पास, ये लैंड डॉक्यूमेंट पूरा आग लगाने लगा, बर्न द लैंड डॉक्यूमेंट, यानी कि लैंड डॉक्यूमेंट को पूरा जलाने लगा, और पूरा जमींदार के घर लूटने लगा। तो इसी कारण के लिए ये किसान लोगों से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया, नेबरिंग कंट्री में चले गए। जितने सारे जमींदार था पूरा नेबरिंग यानी कि दूसरे कंट्री में चले गए। ऐसा चला था 14 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक, ऐसा ही चला था 1789 में।
इंस्पायर्ड बाय द इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट असेंबली पास्ट एन ऑर्डर एंड द फ्यूडल सिस्टम। और जमींदारी सिस्टम पूरा खत्म हो गया था, जमींदारी सिस्टम पूरा खत्म हो गया था। और फिर क्या हुआ देखो, सरकार ने चार्ज को अपना कब्जा में ले लिया और चार्ज को नीलाम कर दिए है, चार्ज को नीलाम कर दिया। लेकिन बाद में सरकार ने क्या कहा कि जितने सारे जमींदार लोगों का ज़मीन है वो जमींदार लोगों को दे दिया जाएगा। अगर इतने सारे लड़ाई करने के बावजूद अपना ज़मीन किसान को नहीं मिलेगा तो लोग फिर से विद्रोह या लड़ाई करेंगे। तो ये बात सरकार बोलने के बाद ये लोग फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए सभी जगह में। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, दिस एंगर पीजेंट हु इंटेंसिफाई द रिवोल्ट, यानी कि ये सुनाने के बाद कि जमींदार लोगों का जमीन जमींदार लोगों को दे दिया जाएगा, ये बात सुनने के बाद किसान और क्रुद्ध हो गया और त्रस्त हो गया और लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। फिर क्या हुआ देखो, एट द सेम टाइम वर्क प्रिपेयरिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और किसान लोगों को अपना राइट्स दे दिया गया ये लड़ाई को बंद करने के लिए। द डेलीगेशन ऑफ द राइट मैन टू सिटीजन, एक एक सिटीजन को, सभी सिटीजन को राइट दे दिया गया अगस्त 26, 1789 में। और यहाँ पर देखो 17 आर्टिकल है, टोटल 17 आर्टिकल है, 17 आर्टिकल है जिस जगह में ह्यूमन को राइट्स दे दिया गया। क्या क्या राइट्स दिया गया ये 17 आर्टिकल में, चलो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल में क्या बोला है देखो, फर्स्ट आर्टिकल में बोले हैं मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री आर इक्वल इन राइट। देखो यहाँ पर पुरुष लोगों का बात कर रही है, बता रही है कि पुरुष स्वतंत्र पैदा होता है यानी कि जन्म लेते हैं, पुरुष स्वतंत्र पैदा होते हैं यानी कि जन्म लेते हैं और उसे समान अधिकार मिलते हैं, और उसे पुरुष स्वतंत्र जन्म लेते हैं और उसे स्वतंत्र इक्वलिटी यानी कि समान राइट मिलते हैं, उसे समान राइट मिलते हैं। ठीक है, अब देखो इन एलिजिबल राइट्स के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। इन एलिजिबल राइट यानी कि आहरणीय अधिकार, यानी कि सबके लिए जो अधिकार है, ए राइट दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम ए पर्सन टू गिवन समवन एल्स, ये वो अधिकार है जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। आहरण यानी कि जो इक्वल राइट है, सबके लिए जो अधिकार है उसे इनएलिजिबल राइट बोलते हैं। ये राइट्स किसे दिया, ये राइट सबके लिए है, वो अधिकार है जिन्हें कोई भी छीन नहीं सकता है, नहीं छीन सकता है। ठीक है, सेकेंड में क्या बता रही है देखो, द गोल ऑफ एनी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल राइट ऑफ मैन व्हिच कैन नॉट बी टेकन अवे अंडर एनी कंडीशन। कुछ भी कंडीशन में स्वतंत्रता, कुछ भी कंडीशन में क्या किया जाएगा देखो, दिस राइट आर, ये राइट दे दिया जाएगा, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सेफ्टी एंड रेसिस्टेंस एगेंस्ट ऑपरेशन। कुछ भी कंडीशन में ये अधिकार दे दिया जाएगा, स्वतंत्रता का, संपत्ति का और सुरक्षा एवं शोषण का प्रतिरोध करने का अधिकार सभी व्यक्ति को दे दिया जाएगा। तो सभी व्यक्ति को, सेकंड पॉइंट और एक बार मैं बताता हूँ, सेकंड पॉइंट में बता रही है सभी व्यक्ति को अपना सुरक्षा का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का अधिकार सभी व्यक्ति को दे दिया जाएगा। थर्ड में क्या बता रही है देखो, द प्रिंसिपल ऑफ एनी सॉवरेनिटी resides essentially in the nation. Nobody, no individual can exert authority which does not emanate expressly from it. थर्ड पॉइंट में क्या बता रही है देखो, सभी व्यक्ति को राज करने का अधिकार दे दिया जाएगा। कोई भी समूह या व्यक्ति जनता का स्वीकृति के बिना अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या बता रही है, कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो पहले जनता को बताना होगा, सभी पीपल को बताना होगा, फिर भी ये डिसीजन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो पहले जनता को यानी कि कॉमन पीपल को बताना होगा, फिर डिसीजन ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है देखो, लिबर्टी कॉन्सिस्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग व्हिच डज नॉट हार्म अदर। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया देखो, स्वतंत्रता का आशय से काम करने के शक्ति से ही जो औरों से लिए नुकसान ना हो। तो फोर्थ पॉइंट क्या बता रही है देखो, फोर्थ पॉइंट में बता रही है कि ऐसा काम करना होगा कि किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंच सके, यानी कि किसी भी व्यक्ति का कुछ खराब नहीं हो सके, ऐसा हम लोगों को डिसीजन लेना होगा। फिफ्थ पॉइंट में क्या बता रही है देखो, द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन हार्मफुल टू सोसाइटी। ऐसा हम लोगों को राइट्स देना होगा जो सोसाइटी के लिए हानिकारक ना हो। सिक्स पॉइंट क्या बता रही है देखो, द लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, ऑल द सिटीजन हैव द राइट टू कंट्रीब्यूटिंग पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव टू इट्स फॉर्मेशन। इट मस्ट बी द सेम फॉर ऑल, आइदर दैट प्रोटेस्ट और दैट इज
पनिश्ड। अब देखो किसी भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध जाएगा तो उसे पनिशमेंट दे दिया जाएगा, उसे पनिशमेंट दे दिया जाएगा। और ये पनिशमेंट देने के लिए, किसी को अगर पनिशमेंट देना है तो ये कानून प्रक्रिया पूरा कंप्लीट होने के बाद ही किसी को पनिशमेंट दे सकते हैं, किसी को जेल में डाल सकते हैं। अब देखो सेवेंथ पॉइंट में क्या बता रही है, यानी कि सेवेंथ आर्टिकल में क्या बता रही है। सेवेंथ आर्टिकल में क्या बता रही है, नो मैन कैन बी एब्यूज्ड, अरेस्टेड और डेलीगेटेड बाय द केसेस डिटरमाइंड बाय लॉ अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ। अकॉर्डिंग टू लॉ किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कि कानून में ऐसा लिखा है कि कोई अगर कुछ खराब काम किए हैं तो उसे अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कानून में लिखा है। फिर नाइन्थ आर्टिकल में क्या है, देखो देख लेते हैं। नाइन्थ आर्टिकल में क्या है, द फ्री communication of thought and of opinion is one of the most precious right of man. Any citizen thus may speak, write, print freely. सभी व्यक्ति को सब कुछ, सभी बात बोलने का अधिकार दिया जाता है, लिखने का अधिकार दिया जाता है और प्रिंट फ्रीली, और प्रिंट करने का अधिकार भी दिया जाता है सभी व्यक्ति को। 11th आर्टिकल में क्या बता रही है, देखो ए कॉमन कंट्रीब्यूशन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्सेस एंड फॉर द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो 11th पॉइंट में क्या बता रही है, यानी कि 11th आर्टिकल में क्या बता रही है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। सेना तथा प्रशासन का कुछ काम चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलाने के लिए क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलाने के लिए थोड़ा सा टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। ये 11th आर्टिकल में बता रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ये काम चलाने के लिए सभी सिटीजन को प्रोटेक्ट देने के लिए थोड़ा सा टैक्स कलेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। फिर लास्ट पॉइंट में क्या बता रही है, देखो 17th आर्टिकल में सिंस प्रॉपर्टी इज एन इनवैल्यूएबल एंड स्केर्ड राइट, नो वन शैल बी deprived thereof except where public necessity legality determined shall clearly demand it, and then only on conditions that the owner shall have been previously and इक्विबिलिटी कॉम्पनसेटेड। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है ये सभी व्यक्ति के लिए है, जिसका अपना संपत्ति का मतलब देखो जो लैंड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का कागजात है मतलब उसका ही है, तो ये सब के लिए है, ऐसा बताया गया था ये 17th आर्टिकल में। चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे। तो ये 4th वीडियो यहाँ तक ही है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।